ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। रुपीज इस साल एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। इस टाइम पे रुपीज जो है वो अपने लोएस्ट फेज में है। अभी करंटली $1 की जो वैल्यू है वो 96.86 रुपीज है। इसका मतलब ये है कि $1 खरीदने के लिए हमको 96 रुपीज देने पड़ेंगे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रुपीज की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर चुकी है। अभी मेन कंसर्न ये बना हुआ है कि $1 की वैल्यू 100 रुपीज के बराबर ना हो जाए। रुपीज की वैल्यू इतने हद तक गिर जाने के बाद भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक ही गाना गा रही है कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड का। इंडिया की जो जीडीपी है वो काफी हद तक बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत के विजन के अंडर इंडिया जो है वो बहुत ही जल्दी एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ये सब तो हो गई एक डेल्यूजनल बातें। अब थोड़ा सा रियलिटी को समझते हैं और उस पर नजर डालते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF के रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से इंडिया की पोजीशन 4th से गिरकर 6th हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा रीजन बनता है इंडियन रुपीस का डेप्रिशिएट करना। एक करेंसी तब गिरती है जब डोमेस्टिक करेंसी के मुकाबले उसके कंपैरिजन में डॉलर्स की जो डिमांड होती है वो बढ़ने लगती है मार्केट में। इस लेवल पे करेंसी का गिर जाना एक बिल्कुल भी हेल्दी साइन कंसीडर नहीं किया जाता है इकोनॉमी के लिए ज्यादातर केसेस में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडियन रुपीस जो है वो एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन कैसे गई। सबसे पहले रीजन बनते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। इंडिया में से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो 2.2 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट ये इंडिया से विड्रॉ कर चुके हैं। तो इन सारे रीजंस के चलते जो इंडियन रुपीस की डिमांड है वो एकदम गिर चुकी है और डॉलर्स की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। नेक्स्ट बात आती है टैरिफ्स की। ट्रंप ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया था ट्रेड डील से पहले, जिसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ था। अब सिंपल सी बात है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इंडिया के पास डॉलर्स नहीं आएंगे और डॉलर्स नहीं आने की वजह से डॉलर्स जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। हमारी कंट्री इंडिया जो है वो अभी भी हेविली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पर। इंडिया जो है अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बाहर की कंट्रीज से मंगाता है और सबसे टॉप पर आता है क्रूड ऑयल। इंडिया 80% क्रूड ऑयल बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करता है और इस ऑयल को खरीदने के लिए इंडिया को बहुत सारे डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और इसके चलते अब इंडिया को एक्सपेंसिव ऑयल बाय करना पड़ेगा और ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। डोमेस्टिक डिमांड फॉर डॉलर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है और रुपीस की वैल्यू डाउन हो रही है। नेक्स्ट बात आती है ट्रेड डेफिसिट की। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है किसी भी कंट्री का इंपोर्ट बढ़ जाना और एक्सपोर्ट कम हो जाना। अगर हम इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो अप्रैल मंथ में ट्रेड डेफिसिट $27.1 बिलियन से बढ़कर $28.4 बिलियन हो गया है। इंडिया का जो इंपोर्ट है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% से ज़्यादा बढ़ चुका है और इन सारे रीजंस के चलते इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। अगर किसी भी कंट्री के करेंसी की वैल्यू गिरती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। इंडियन रुपीस के गिरने के वजह से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो होगा एक्सपोर्टर को और नेगेटिव इम्पैक्ट जो होगा वो होगा इंपोर्टर को। सपोज करो कि किसी पर्सन को $1000 की कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी है तो पहले अगर $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ था तो उसको उस वाले रेट पर 85,000 रुपीज़ पे करने पड़ते। लेकिन अब क्योंकि $1 इज इक्वल टू 96 रुपीज़ हो गया है तो उसको सेम प्रोडक्ट के 96
6,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इस वजह से इंपोर्टर को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा सेम चीज के लिए, और वहीं एक्सपोर्टर को प्रॉफिट होगा क्योंकि उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि ऑयल को इंपोर्ट करती है, तो अब इंडिया को उसी सेम ऑयल की क्वांटिटी के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, और इससे जो ऑयल के प्राइसेस हैं डोमेस्टिक मार्केट में वो बढ़ जाएंगे, और इसी के साथ कंट्री में इन्फ्लेशन के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारी तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की। अब सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे मेन सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि वो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंट्री इम्पोर्ट से बच नहीं सकती है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें। एज एन इंडिविजुअल हमारी भी काफ़ी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना हो सके हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, उसको परचेज करना चाहिए। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ करवा लिया है, तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न बनता है इंडिया के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करे, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी सारे चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। अगर वो इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन कंट्रीज में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अपना पैसा तभी लगाएंगे जब उनके पास एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कम पेपर वर्क होगा और इसके अलावा करप्शन नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।